अमेरिकन स्कूल में ज्योग्राफी की डेवलपमेंट में कार्ल सावर, हार्टशॉन और अनेकों विद्वानों की बात करने के बाद में एक और विद्वान है जिसकी बात करना यहाँ पर बहुत आवश्यक हो जाता है, और वो है डेविड हार्वे। डेविड हार्वे का बहुत एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी के अंदर, और हम ये देखते हैं कि इस नवीन धारा के अंदर हम ये देखते हैं कि लगातार डेविड हार्वे जो है वो बहुत प्रोलिफिक तरीके से बहुत विस्तारित लेखन प्रस्तुत करते हैं। इवन हम ये देखते हैं कि उनकी एक पुस्तक जो आती है उसके 30,000 से ज़्यादा लोग उस पुस्तक को संदर्भ ग्रंथ में अंकित करते हैं। विश्व के स्थापित जो जर्नल्स हैं उनमें आर्टिकल्स या पब्लिश हो रहे हैं या कोई नई बुक्स पब्लिश हो रही है उसमें, और वो बुक इनकी बेस्ट सेलर बुक भी रहती है। ठीक है, ये वो विद्वान हैं जो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक को आगे बढ़ाते हैं, और इसके बाद में इस चिंतन को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस विद्वान के काम से अर्बन ज्योग्राफी की एक नई ब्रांच जो है वो खड़ी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1935 में होता है। ठीक है, और इनकी राइटिंग लगातार हम 21st सेंचुरी में भी लगातार देख रहे हैं कि इनकी राइटिंग आती है। ये एक ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन ज्योग्राफर है। मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी इनका इनका मेन स्कूल है, और कैम्ब्रिज से पीएचडी करने के बाद ये यूएस में काम करते हैं। बाद में ये एक छोटे समय के लिए वापस ऑक्सफोर्ड भी जाते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ वापस वो अपना समय व्यतीत करते हैं, फिर वो वापस अमेरिका लौट के आ जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं अमेरिका में जिनमें वो प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, और ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में ये अमेरिका में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में अपनी सेवाएं देते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डेविड हार्वे का, उसमें से एक जो हमें याद करना चाहिए मॉडर्न ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, वो ये है कि ही वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ राइट ऑफ द सिटी। और ये राइट ऑफ द सिटी का आइडिया ही आगे जाके मैच्योर होते होते ये अर्बन ज्योग्राफी की एक ब्रांच खड़ी कर देता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर ये जो आइडिया है राइट ऑफ द सिटी, है ना, जो शहर है उसके अधिकार, ये जो धारा है, ये सोच है, ये आइडिया है, ये डेविड हार्वे के द्वारा आता है। ठीक है, फिर 1960s के मिड में जो हार्वे है वो सोशल साइंस में क्वांटिटेटिव मेथड्स को अपनाने में उनका फोकस रहता है। अर्थात यूएस के अंदर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की, जो विधितंत्रीय बदलाव की, उसमें डेविड हार्वे का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डेविड हार्वे भी अपनी बहुत सारी जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर एक्सटेंसिवली क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मात्रात्मक जो उपागम है उसके साथ वो आगे बढ़ते हैं, और कहीं न कहीं जो प्रत्यक्षवाद की धारा है, जो पॉजिटिविज्म का स्कूल है, उसको ये बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी एक पुस्तक आती है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी 1969 में। इस पुस्तक के टाइटल से ही हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन है उनका ज्योग्राफी के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के डायरेक्शन में। ठीक है, जो भौगोलिक चिंतन है, ठीक है, उसको दिशा देने में, नेचर ऑफ ज्योग्राफी की बात करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत अच्छा वर्क साबित होता है। और जब ये वर्क इनका आता है 1969 में, उस समय निश्चित रूप से वो अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, लेकिन इस चिंतन की जो नींव है वो उनकी जब वो कैम्ब्रिज में अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं, और वो उस समय हैगेट और शॉर्ले के संपर्क में रहते हैं, उस समय से ही इसकी नींव पड़ जाती है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो है ये एक लैंडमार्क टेक्स्ट है जो ये देते हैं ज्योग्राफी में मेथोडोलॉजी और फिलॉसफी को लेकर। और कहीं न कहीं ये इस पुस्तक के अंदर
जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो प्रत्यक्षवादी दर्शन है, भूगोल के अंदर जो मात्रात्मक क्रांति है उसको अपनाने पर इनका पुरजोर बल होता है इस पुस्तक में। और हम ये देखते हैं कि अ, 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 ये मानना है डेविड हार्वे का कि जब हम अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ड्रॉन फ्रॉम फिलोसफी ऑफ साइंस इन जनरल टू द फील्ड ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो ये मानते हैं इस बात को कि भूगोल के अंदर हमें जो 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 दर्शन का विज्ञान है, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ों को भौगोलिक अध्ययन के अंदर हमें शामिल करना चाहिए। तो कुल मिला के हम ये इस बात को महसूस करते हैं कि हार्वे जब एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक देते हैं तो कहीं न कहीं पे ये पुस्तक जो है ये फिर अमेरिका में भौगोलिक चिंतन, जो जैसे हमने देखा कि रिचर्ड हार्टशॉन की किताब आती है, ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, फिर उनकी पुस्तक आती है 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी आती है, फिर 1959 में पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी आती है। ठीक उसी तरह से फिर उसके 10 साल बाद, लगभग एक दशक बाद, जब एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी आती है तो फिर ये सब्जेक्ट में जो थियोरेटिकल और मेथडोलॉजिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, उसको फिर और प्रबलता से रखती है। और इससे एक नई दिशा जो एक इसमें जुड़ती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो परिमाणात्मक पक्ष है विषय का, ठीक है, उसको थोड़ा सा अपनाने की बात होती है कि भाई हमें भूगोल के अंदर जो सामान्य नियमों के प्रतिपादन आदि में हमें जो विज्ञान के समकक्ष विधि तंत्र हैं वो भौगोलिक अध्ययन में अपनाने चाहिए। अब देखिए, जब हम 1970s की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है डेविड हार्वे की तरफ से मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी की स्कूल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। और ये जो मार्क्सिस्ट स्कूल स्ट्रांग होता है, यहीं से दो धाराएं, दो पैराडाइम्स निकल कर सामने आते हैं, वेलफेयर ज्योग्राफी और रेडिकल ज्योग्राफी। जो कल्याणकारी और क्रांतिकारी जो चिंतन फलक हैं, ये इसी मार्क्सिस्ट ज्योग्राफिकल जो डेवलपमेंट है उसी का परिणाम है। यही जो मार्क्सवादी चिंतन है ये इन दोनों धाराओं की बात करता है। तो जो हॉकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये सेवा दे रहे होते हैं डेविड हार्वे, तब हम ये देखते हैं कि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आना शुरू होता है क्रांतिकारी और मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी के अंदर। वो बात करते हैं अन्याय की, इनजस्टिस की, बात करते हैं प्रजातीय या नृजातीय भेद की अर्थात रेसिज्म की, वो बात करते हैं शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। और वो ये बात करते ही नहीं है, वो वहाँ पर जो फील्ड स्टडीज देखते हैं, वो उस समाज को देखते हैं बाल्टीमोर में जब वो रह रहे होते हैं, क्योंकि ये जो जब वो जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो बाल्टीमोर में होते हैं। तो वो बाल्टीमोर में इन सब चीज़ों को देखते हैं, वो वहाँ अन्याय देखते हैं, वो वहाँ पर प्रजातीय भेद देखते हैं, वो वहाँ पर शोषण की परंपराएं देखते हैं। और वो तो एक एग्जाम्पल है, ये चीज़ें और भी यूएस में दूसरी जगह भी देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे ये एक इन सब के अगेंस्ट जो अमेरिका का जो पूर्वी तट है, उस वहाँ पर एक 1970s में ये मान लीजिए कि एक तरह से एक एजिटेशन शुरू होता है, एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट वहाँ शुरू होता है, ठीक है। और बाद में अमेरिका में इस धारा को लेकर, जो मार्क्सिस्ट धारा है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा अनुराग पैदा होता है लोगों की। एक पूरी एक हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे डेविड हार्वे है, और डेविड हार्वे के साथ साथ हम देखते हैं कि जो दूसरे विद्वान हैं जिनके अंदर हम मूलतः बात करेंगे रिचर्ड पीट की, ठीक है। तो इनके जो शिष्य होते हैं डेविड हार्वे के साथ के लोग हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, रिचर्ड पीट है, इन सब के प्रयासों से एक अलग से जर्नल शुरू होता है, और उस जर्नल का नाम है एंटीपॉड। और ये ध्यान रखना कि ये जर्नल जो है ये हॉकिंस यूनिवर्सिटी से नहीं आता है जहां हार्वे सर्व करते हैं, ये जर्नल आता है क्लार्क यूनिवर्सिटी से,
ठीक है। तो क्लार्क यूनिवर्सिटी से ये जर्नल आता है। अब इस जर्नल के आने का फर्क क्या पड़ेगा, कि फर्क ये पड़ेगा कि इस जर्नल के आने से एक विशिष्ट धारा में लिखने वाले जो लोग हैं उनका काम एक जगह आने लगता है, और फिर इसमें रुचि रखने वाले जो लोग हैं उन तक जब ये जर्नल पहुंचता है, जब ये शोध पत्रिकाएं वहां तक जाती है, तो धीरे 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 एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इस मार्क्सिस्ट मूवमेंट के लिए। अर्थात ये जो वेलफेयर और रेडिकल मूवमेंट अमेरिका में शुरू होता है, ठीक है, उसके लिए। हालांकि आप देखिए कि ये मूवमेंट वहां शुरू हो रहा है जहां पर बेसिकली हम कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन की गवर्नेंस और कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन का समाज देख रहे हैं। वहां पे इस मूवमेंट की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वहां से इस मूवमेंट की जड़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि एंटीपॉड जर्नल जो है इसकी शुरुआत करवाने में बहुत अहम भूमिका होती है हार्वे की। ठीक है। और हार्वे इसके प्रारंभिक कंट्रीब्यूटर्स में होता है, मतलब हार्वे लगातार इस जर्नल में अपने शोध पत्र प्रकाशित करवाते हैं। इसके बाद में जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स की एक मीटिंग होती है 1971 वाली, बॉस्टन के अंदर। ठीक है। हर वार्षिक अधिवेशन होते हैं इनके। ठीक है। उस अधिवेशन की बात हम कर रहे हैं, और इस अधिवेशन के अंदर बहुत हद तक जो परंपरागत तरीके अपनाए गए थे भूगोल के अंदर, इनका विरोध करता है एक पूरा समूह है। ठीक है। और वो भूगोल में नए जो डेवलपमेंट्स है उनको अपनाने की और बहुत ज़्यादा पुरजोर ताकत से उसको रखते हैं कि हमें जो नए जो डेवलपमेंट्स हैं उनको अपनाना चाहिए। ठीक है। और वो नए डेवलपमेंट है मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन के साथ में सामाजिक समस्याओं को भूगोल की विधि तंत्र से प्रकाशित करना और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हल प्रस्तुत करना। फिर 1972 में हमें ध्यान रखना है, ये एस्से आया था, एस्से ऑन घैटो फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना कि ये बहुत लैंडमार्क एस्से है उनका। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये एस्से किसके द्वारा लिखा हुआ था, है ना, द एस्से ऑन घैटो फॉर्मेशन। और इसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि किस की जो रिवोल्यूशनरी थियरी है, ठीक है, उसके क्रिएशन को लेके। ठीक है। और यहाँ पर ये बात पुरजोर तरीके से रखी जाती है कि हमें ज्योग्राफी के अध्ययन को मार्क्सिस्ट एंगल के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। फिर इनकी एक पुस्तक आती है जो पुस्तक हार्वे को पूरी दुनिया में फेमस करती है, और वो पुस्तक होती है सोशल जस्टिस एंड द सिटी। ये पुस्तक 1973 में आती है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो 1969 में आती है, उस पुस्तक से हार्वे बहुत हद तक पहले से पूरे ज्योग्राफिकल समुदाय के अंदर स्थापित हो चुके होते हैं, और ये पुस्तक फिर उनके कद को और ऊंचा करती है। ये जो पुस्तक आती है सोशल जस्टिस एंड सिटी, इस पुस्तक के का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि इस पुस्तक में जिस तरह से अर्बन ज्योग्राफी को मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ में रखा गया है, उसके अंतर्गत धीरे धीरे एक सब फील्ड, एक उपधारा, एक नई शाखा ज्योग्राफी में शुरू होती है, अर्बन ज्योग्राफी की। और आज ये एक मैच्योर सेक्शन है, एक बहुत प्रबल धारा है ज्योग्राफी के अंदर। आज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एक स्वतंत्र पेपर के रूप में भूगोल में नगरीय भूगोल को पढ़ाया जाता है, और यहीं से नगरीय भूगोल की शुरुआत होती है। हार्वे एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ लीडर of this subfield with the publication of social justice and the city। ठीक है। इस पब्लिकेशन के साथ में इस धारा को, इस नगरीय भूगोल को स्थापित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है वो डेविड हार्वे ही साबित होता है। यही इस पूरी धारा को लीड करता है। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि इस पूरी धारा के अंदर कहीं न कहीं ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, उससे जिस तरह के थ्रेट्स और जिस तरह के चैलेंजेस समाज के सामने आए हैं,
उनको प्रकाशित किया गया है। साथ ही इस बात को भी प्रकाशित किया गया है कि किस प्रकार से ये पूंजीवादी धारा, ये जो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन है, ये अपने लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए स्पेस तैयार करता है। वो जो पूरी मैकेनिज्म है उसको अनफोल्ड करने की कोशिश की गई है इस पुस्तक के अंदर। 1980s के बाद में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन आते हैं हार्वे के, और हार्वे इसमें इसमें जो मार्क्सिस्ट थॉट है, जिसको हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट उनके द्वारा एक लेखन आता है और वो है लिमिट्स टू कैपिटल। वो आता है 1982 में, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक रूप से बहुत ही मजबूत लेखन था। और इस लेखन से फिर जो एक क्रांतिकारी भूगोल है ना, उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद उनका उनका लेखन आता है कंडीशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1989 में। और ये वो तब लिखते हैं जब वो ऑक्सफोर्ड में होते हैं, ठीक है। जब वो यूएस से एक निश्चित समय के लिए ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, उस समय उनका उनका ये काम आता है द कंडीशंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी 1989 में। और ये जब 2017 के अंदर जब इसका साइटेशन मूल्यांकित किया जाता है, तो 30,000 से ज़्यादा साइटेशन इस काम के हो चुके होते हैं। और वो सोशल साइंस के अंदर उस साल किसी भी लेखक का हाईएस्ट साइटेशन होता है। आप इस अकेले फैक्ट से आप हार्वे के कद का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल, पूरे साल में वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइट, अर्थात सबसे ज्यादा उल्लेखित किया जाने वाला, सबसे ज्यादा रेफरेंस वाला जो सामाजिक विज्ञानी होता है। ये बेस्ट सेलर किताब भी होती है उनकी। इसके बाद जस्टिस, नेचर एंड द ज्योग्राफी ऑफ डिफरेंस उनकी किताब आती है 1969 में, ठीक है, जिसके अंदर ये जो सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय पर उनका विशेष ध्यान केंद्रित होता है। फिर उनकी एक और पुस्तक आती है स्पेसेस ऑफ होप 2000 में, ठीक है। और ये स्पेसेस ऑफ होप है, ये पुस्तक वो इस तरह से रखते हैं कि ये जो ऑल्टरनेटिव धारा जिसकी वो बात करते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, ये किस तरह से व्यवहार पटल के ऊपर जो समाज के सामने समस्याएं हैं उनके उत्तर प्रस्तुत करती है। फिर उनकी एक और पुस्तक आती है 2003 में, जिसका नाम है द न्यू इम्पेरियलिज्म, काफ़ी फेमस होती है। फिर हिस्ट्री ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म आती है, ठीक है। और ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म है, ये पुस्तक भी उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिमांड में रहती है। लोग बहुत सराहना करते हैं उनके इस काम की, जिसमें वो हिस्टोरिकली एग्जामिन करते हैं थियरी एंड डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस ऑफ न्यू लिबरल साइंसेस की, ठीक है, जो मिड 1970s में शुरू होता है। और ये उन सारे आर्ग्यूमेंट्स जो लिबरलाइजेशन के पक्ष में दिए जाते हैं, उनको एक एक करके और उनका स्ट्रॉन्ग क्रिटिक प्रस्तुत करते हैं। फिर उनकी एक और पुस्तक आती है 2010 में, द एनिग्मा ऑफ कैपिटल। और ये पुस्तक भी उनकी काफ़ी फेमस होती है। और इस तरह से आप ये सोच सकते हैं कि हार्वे जो है वो एक प्रोलिफिक राइटर है, और एक्सटेंसिवली उन्होंने उन्होंने लिखा है। और दो धाराएं जिनको उन्होंने बहुत मजबूती से आगे रखा है, वो एक है मार्क्सिस्ट दिस फिलॉसफी, एंड द सेकंड इज दैट अर्बन ज्योग्राफी। और उसके साथ साथ में उन्होंने अपने काम से जो ज्योग्राफी का थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल पार्ट है ना, जो सिद्धांतिक पक्ष है भूगोल का, और जो विधितंत्रीय पक्ष है, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है। ये बहुत सारी पुस्तकें हैं उनकी। उनमें से कुछ पुस्तकें के टाइटल हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ये आता है 1969 में। और इसी पुस्तक से ये जो पूरा भूगोल समुदाय है उसके अंदर हार्वे जो है वो एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में सामने आते हैं, ठीक है।
उसके बाद में उनकी जो बहुत फेमस जो पुस्तक है उसमें से ये देखिए, रिबेल सिटीज, देन लिमिट्स टू कैपिटल, फिर स्पेसेस ऑफ कैपिटल, देन मार्क्स कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन, फिर ये द न्यू लिबरल सिटी, द वे ऑफ द वर्ल्ड, फिर द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। ये वही किताब है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर के रूप में में स्थान लेती है। और ये वो बुक है जिसका सबसे ज़्यादा साइटेशन मिलता है डेविड हार्वे को। देन वो ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। 17 कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द एंड ऑफ कैपिटलिज्म उनकी पुस्तक आती है, और ये एक 2010 में ये पुस्तक आती है, द एनिग्मा ऑफ कैपिटल। तो बहुत एक्सटेंसिवली ये कुछ टाइटल्स उनके सामने रखे गए हैं, जबकि इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थ्रू बुक्स, थ्रू आर्टिकल्स। तो बहुत एक्सटेंसिवली लेखन प्रस्तुत करने वाले स्कॉलर रहे हैं डेविड हार्वे।